हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 बाजार संतुलन को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका सब्जेक्टिव वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 12 के जितने भी बच्चे हैं ये याद रखिएगा, ये किसी भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर यहाँ पे क्या इकोनॉमिक्स पूरी बुक समाप्त होगी। यस बच्चों, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक को समाप्त किया जाएगा, प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट के साथ आपको समाप्ति एग्जाम से पहले आपको सारे चीज़ आपको करवा दिए जाएंगे, ताकि आखिरी भी प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से या किसी भी को सब्जेक्ट से नहीं छूटेंगे। याद रखिए, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है और बाकी सब आपको आकाश सर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, उनका वीडियो पर डे आ रहा है, लाइव क्लास भी आ रही है। तो याद रखिएगा, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है सभी आपको करवा दिए जाएंगे आपके समय से पहले, और आपके पास इतना भी समय होगा कि आप उसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, वो हमारा जिम्मेवारी है चैप्टर को कंप्लीट करना, टेस्ट लेना और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाना। तो आते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन बाजार की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में कौन बाजार की विशेषताएं हैं? बच्चे कमेंट जरूर करेंगे और कैसा लग रहा है वीडियो वो भी बताते जरूर चलेंगे हमारे साथ। निम्नलिखित में कौन बाजार की विशेषताएं हैं बच्चों? ऑप्शन है एक, क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य या इनमें से सभी। तो सिंपल, बहुत ही आसानी सिंपल सा प्रश्न है बच्चों। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे, समझिए कितना आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। बाजार की विशेषताएं आपको सब्जेक्टिव वाले पार्ट में बताया जा चुका है कि बाजार कहाँ हो सकती है। विशेषताएं तो एक क्षेत्र होता है, क्रेताओं विक्रेताओं की स्थिति वहाँ पे पता चलती है, वस्तु का मूल्य होता है, और इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को बांटा गया है, ये भी बताया जा चुका है। 4 भागों में बांटा गया था, आपको बताया जा चुका है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और यही सब सिंपल प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहीं पे बहुत सारे बच्चे जब नहीं पढ़ाई करके जाते हैं तो यहीं पे प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता या अल्पाधिकार। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर ई, 5वां ऑप्शन हो यहाँ पे हो जाएगा। कहिए सर ये 5 ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की जा चुकी है कि अगर आपसे सब्जेक्टिव पार्ट में अगर पूछा जाएगा कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कौन कौन से भागों में बांटा है, तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर खुद लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव वाले में पूछा जाएगा तो भी आप आसानी से इसे टिक आउट कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं है? इनमें कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं है? ऑप्शन है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, बताया जा चुका है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। वस्तु की एकरूपता, ये भी सही जवाब है। और बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये भी सही है। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं बताना है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं है। और ये तीनों पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, ये पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की विशेषताएं नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और डी बाजार की विशेषताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है बच्चों? स्थिर बताना है। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिए जा चुके हैं और इनमें से समझिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ए आर तथा एम आर, और इनमें से कोई नहीं, क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर तथा एम आर। ए आर का मतलब बताया जा चुका है एवरेज रेवेन्यू, और एम आर का मतलब बताया चुका है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यानी सीमांत, और एवरेज यानी औसत। ये सारे प्रश्न आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये भी प्रश्न आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही आपको यहाँ पे बताना है। आपसे एग्जाम में कथन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको यहाँ पे काम हो गए। फर्म कीमत निर्धारक होती है, फर्म की कीमत निर्धारक होती है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, या ऑप्शन नंबर सी कीमत विभेद की संभावना हो सकती है, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी जो है वो एकाधिकार के कथन है और सही कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया? इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, राइटर के नाम पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपको एक अच्छा सा
रूल बता देता हूँ कि जितने भी राइटर होंगे आपके, जब आपका इकोनॉमिक्स समाप्त होगा तो आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा और उस पर जितना भी राइटर है उसके नाम और उससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको वहीं पे लिख लीजिएगा। इस तरह से क्या होगा, बनाने से नोट्स आपके एग्जाम में जितने भी, क्योंकि राइटर से प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी गारंटी देता हूँ, एक हो या दो से अधिक हो, राइटर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि बच्चे एक नंबर से भी फेल हो जाते हैं, तो एक एक नंबर को हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हाँ आसानी से हमें नंबर प्राप्त हो सकते हैं उसे छोड़ा क्यों जाए। तो याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न और नोट्स जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। राइटर के नाम एक जगह लिख लीजिएगा, उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे एक जगह लिख लेने से आपको याद करने में सुविधा होगी और कभी भी इसे आप पढ़ सकते हैं। आप कभी भी आप जहाँ चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ आपके पास पहले से उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैमबरलिन ने एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा दिया। नेक्स्ट है, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन बताना है, यानी आसानी से आया और जाया जा सके, आ जा सके, उस बाजार को कौन सा बाजार कहते हैं और बताया गया है। हमारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है सब्जेक्टिव का तो वहां जाकर जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता का बाजार या इनमें से कोई नहीं, क्या सही जवाब होगा। कहाँ किस बाजार में हम आसानी से आ जा सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में हम लोग स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, बाजार प्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं, क्या सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार प्रवृत्ति जो हो एकाधिकार बाजार को दर्शाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है। कीमत आपको निर्धारित करना है और किस बिंदु पे होगी बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन है वस्तु की मांग अधिक हो तब, वस्तु की पूर्ति अधिक हो तब, या वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो तब, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों बराबर होती है तो उस बिंदु पर कीमत निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, समरूप उत्पाद विशेषता है। समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, केवल पूर्ण अल्पाधिकार में, या इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। समरूप उत्पाद याद रखिएगा, समरूप उत्पाद क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप उत्पाद की विशेषता होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाजार मूल्य पाया जाता है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है सर चैप्टर 6 से। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो आपके सामने है, और सब्जेक्टिव में भी आपको बता दिया गया था कि चैप्टर 6 से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। वो सारे चीज़ जो पूछे जाते हैं वो आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है, तो घबराने की बात नहीं है, आपसे प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो बाजार मूल्य पाया जाता है, ऑप्शन है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करते जाएंगे, और चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक आपको बताना है कि घटक कौन कौन से हैं, और इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, या ए और बी दोनों, यानी इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी अभी ऊपर बताया गया है, कीमत निर्धारक जो होता है वो वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। अभी बताया गया है कि राइटर के नाम आप एक जगह नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3 या 2, 3 से अधिक भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव में, या वन लाइनर में, या ऑब्जेक्टिव में भी। तो क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है रिकार्डो, वार्लस, मार्शल या जेके मेहता। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित सामना करना पड़ता है। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस वीडियो में दिया गया है और समझिए किस तरह के प्रश्न आपको कितना इंपॉर्टेंट है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित सामना करना पड़ता है कि कौन कौन सा सामना करना पड़ता है बच्चों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें सभी यानी स्थिर कीमत, स्थिर औसत की आगम या स्थिर सीमांत आगम, ये तीनों जो है वो पूर्ण प्रतियोगी फर्म को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पे वस्तु की मांग अधिक होती है वस्तु की पूर्ति से, यानी मांग यानी क्या हो जाएगा बच्चों, डिमांड, और डिमांड ज़्यादा होती है कब, सप्लाई, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। दूसरा ऑप्शन है क्या सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो। ऑप्शन नंबर 3 बताया जा रहा है वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों यानी डिमांड और सप्लाई दोनों जहां बराबर हो तो क्या सही जवाब होगा। अभी उस तरह के प्रश्न हमने ऊपर पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिए, देखिए बच्चों, एक ही प्रश्न को 2-3 ढंग से आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये नहीं कि सर इस तरह से आपने हमें नहीं बताया, सभी तरह से जिस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो सारे उस तरह से आपको लाया गया है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा, नॉलेज होनी चाहिए, तब आप आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, अति अल्पकालीन में पूर्ति होती है, अति अल्पकाल में पूर्ति होती है पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार या इनमें से सभी, क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः बेलोचदार जो होती है वो अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, यानी लोच उसकी यानी पूर्णतः बेलोचदार। प्रत्येक फर्म का उपयोग उस बिंदु तक, प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है, यानी यहाँ पे बताना है कि जो फर्म है वो श्रम का उपयोग किस बिंदु तक करती है। ऑप्शन है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से बराबर हो, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से कम हो, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से अधिक हो। क्या होगा, मजदूरी दर से कम, मजदूरी दर से अधिक या मजदूरी दर के बराबर, क्या सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक फर्म का श्रम यहाँ को आपको बताना था, तो श्रम यही होगा, मजदूरी सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है आवश्यक वस्तु पर जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है, समान लोगों की पहुंच के अंदर लाना होता है यहाँ, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, आवश्यक वस्तु पे बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है, या ऑप्शन नंबर सी समान लोगों की पहुंच के अंदर लाना होता है, यानी इनमें से सभी, यानी सरकार का उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जा सकती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी, यानी सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, आवश्यक वस्तु पे हो सकता है, या जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम हो सकता है, या सामान्य लोगों की पहुंच के अंदर लाना होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी ये सभी उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, साधन कीमत निम्न में से कौन से घटक है, साधन कीमत के निम्न में से, साधन कीमत के निम्न में से कौन से घटक हैं, लगान, ब्याज, मजदूरी या इनमें से सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा साधन कीमत की ये तीनों सही जवाब हो जाएगा, लगान, ब्याज और मजदूरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और आज के लास्ट प्रश्न बच्चों, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने अवधियों में बांटा है, यानी उत्पादक समय को बांटा गया है, उत्पादन समय को कितने अवधि में, 2, 4, 3, 7 VVI प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। कौन कौन बच्चों, तो बाजार काल पहला हो जाएगा आपका, बाजार काल हो जाएगा, इसी को कहा जाता है अति अल्पकाल। दूसरा होता है अल्पकाल, ऊपर में हमने बोला था अति अल्पकाल, यहाँ पे होगा
अल्पकाल और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दीर्घकाल। यानी मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को 3 भागों में बांटा था, यानी 3 अवधि में बांटा था, दीर्घ काल, अल्पकाल और बाजार काल, जिसे हम लोग अति अल्पकाल भी कहते हैं। तो ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।